नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की कि आखिर मध्य प्रदेश में चुनाव के बाद बीजेपी अगर जीतती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसके पीछे की तमाम वजह हैं। क्योंकि खुद जो अभी वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान वो लगातार अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों से पूछ रहे हैं। पहले तो उन्होंने पूछा कि जब मैं चला जाऊंगा तो मुझे याद करोगे। बाद में उन्होंने ये भी पूछा कि चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, इसके मायने क्या है, एक बात ये समझना होगा। और दूसरी बात ये, कैलाश विजयवर्गीय को जिस तरह से टिकट दिया गया, हालांकि पहले उन्होंने ये जताया कि वो बिल्कुल भी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन बाद में उनके जो बयान आए कि भोपाल से फोन करूंगा, इंदौर में काम हो जाएगा, इस तरह के जो उन्होंने बयान दिए, इसके मायने क्या हैं। तो क्या बीजेपी में एक अलग रस्साकसी शुरू होने वाली है चुनाव के बाद, अगर स्थिति बनती है मुख्यमंत्री बनाने की तो। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। गीता भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और प्रेम कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गीता जी, जो बीजेपी में खींचतान अभी से खास करके मध्य प्रदेश में शुरू हो गई है, पहले तो कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि दुखी मन से कि मैं तो बस एक बड़े नेता की तरह हेलीकॉप्टर से घूमना चाह रहा था, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अगर भोपाल से फोन किया, इंदौर में काम हो जाएगा, इस तरह के बयान दे रहे हैं। मतलब मायने क्या निकाले हैं, बीजेपी में चल क्या रहा है फिर? देखिए, अभी अगर आप देखें तो चुनाव में ऐसी अटकलें लगती रहती हैं और हर राजनेता और जो प्रत्याशी बन जाता है तो वो हर तरह से एक अपना जिसे कहते हैं कि सामाजिक जीवन में और राजनीतिक जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा समय उसे मिले, सोशल मीडिया पे समय मिले, प्रेस में समय मिले, ऐसे कई बयान आते रहते हैं। पर अगर आप वैसे अगर देखें तो थोड़ा सा अगर हम पीछे चलें तो अगर हम थोड़ा सा पीछे चलें तो 2003 में जब भाजपा की सरकार आई थी और उसके बाद, उससे पहले उमा भारती जी रहीं, फिर उसके बाद गौड़ जी रहे और उसके बाद शिवराज जी आए और एक बड़ा लंबा समय, मतलब 1.5 दशक के करीब उन्होंने जो है प्रदेश को चलाया है। तो ऐसे लंबे समय में, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो होता है बड़ा स्वाभाविक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई भी राजनेता हो तो एक वो ये विषय सामने आता ही आता है। तो लेकिन बहुत सारे जो उन्होंने जो उन्होंने बड़ी सारी जो वेलफेयर स्कीम्स निकाली, सामाजिक कल्याण के लिए जो उन्होंने बहुत सारी इस तरह की योजनाएं निकाली, उनका एक बहुत ही जिसे कहते हैं सकारात्मक प्रभाव समाज में रहा और जिसके कारण उनकी एक बड़ी अच्छी छवि है। उनको बड़े, उससे लोग, मामा जी भी बहुत, एक उनके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो उनकी एक अपनी एक जिसे कहते हैं कि स्टैंडिंग है वहाँ पे। और साथ ही जो एक तरह से अटकलें लगाई जाती है, मुझे लगता है कि हर चुनाव में ऐसी अटकलें लगती हैं और जो, क्योंकि बार बार विषय आ रहा है कि आज बड़े बड़े और नेताओं को खड़ा कर दिया गया है साथ में चुनाव में। तो अगर आप देखें तो जो खास करके जो बड़े जो कुछ जो मंत्री भी हैं, 3 मंत्री भी जो हैं, उनको भी वहाँ से टिकट दिया गया है विधायक के उसके लिए। और साथ ही अगर आप देखें तो जो मंत्रियों के साथ साथ और भी जो बड़े नेता हैं जिन्हें कि वहाँ टिकट दिया गया है, तो जो दूसरी लिस्ट में नाम आए उनमें लगभग जो 36 सीटों पे जो 36 सीटें ऐसी हैं जिन्हें पिछली बार भाजपा उन पे जो जीत नहीं पाई थी, ऐसी सीटें हैं। तो इसका क्या होता है कि एक इसको अगर आप राजनीतिक स्ट्रैटेजी के अगर रूप में देखें तो यह ऐसी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि एक जब कोई बड़ा नेता खड़ा होता है तो अपनी जो उसकी जो सभा क्षेत्र है उसके अलावा बाकी आसपास के क्षेत्रों पे भी उसका एक सकारात्मक प्रभाव होता है। तो एक और साथ ही साथ आप ये भी समझें कि इससे अभी मतलब 6 महीने के अंदर ही लोकसभा का चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। तो 2024 के चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए ऐसा भी हो सकता है कि बहुत, इसलिए भी बड़े बड़े नेताओं को यहाँ उतारा गया है ताकि उसका जो एक जिसे हम कहते हैं रिपल इफेक्ट है ना, वो जो है हमें 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उसकी सकारात्मकता दिखे, देखने को मिल सकती है। प्रेम सर, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा, खास करके जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, इन सब के बीच अब बड़ा सवाल ये है, क्योंकि अभी तो कई नाम और हैं जिनकी हम चर्चा कई बार कर चुके हैं कि अभी और आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है, तो ऐसे में ये लड़ाई अगर अभी से शुरू हो गई है, ये सब तो चुनाव के बाद, गिनती के बाद कम से कम वोटिंग के बाद होने वाली लड़ाई अभी से शुरू हो गई है, तो अभी तो पूरा चुनाव बचा है, कैसे होगा सब? देखिए आदर्श जी, मुख्यमंत्री तो कोई एक ही हो सकता है, किसी भी पार्टी से हो, और भारतीय जनता पार्टी रणनीति बदल रही है। ये विवशता में बदल रही है कि ज़रूरत पर बदल रही है कि कुछ नया करना चाहती है इसलिए बदल रही है, लेकिन बदल रही है।
तो रणनीति जो बदल रही है, तो उसमें हम एक बात देखते हैं कि जो बड़े कद के बीजेपी के नेता जो लगातार मुख्यमंत्री रहते हैं, आमतौर पर बीजेपी उनको चेहरा बनाती रही है। अब देखिए झारखंड में चुनाव हार गए, लेकिन रघुवर दास मुख्यमंत्री का चेहरा बने रहे। आप येदियुरप्पा जी का उदाहरण ले सकते हैं कर्नाटक में, इवन रमन सिंह जी का भी उदाहरण ले सकते हैं, जबकि जब तक कि वो जीतते रहे चेहरा बना करके ही वो चुनाव लड़े जाते रहे। तो लेकिन शिवराज सिंह चौहान को ये लग्जरी हासिल नहीं है, न पिछले चुनाव में भी नहीं थी। तो शिवराज सिंह चौहान के साथ इस बार कुछ ज़्यादा हो रहा है, या फिर वसुंधरा राजे जी के भी साथ पे, जिनका कि चेहरे के तौर पर नाम तो नहीं ही लिया जा रहा है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब सार्वजनिक मंच पर आते हैं और उनके लिए कुछ ऐसा व्यवहार करते हैं, तो उसको अपमानजनक भी माना जा सकता है कि आप इतने बड़े पुराने नेता को, जो आपसे भी सीनियर है, आप या समकक्ष है, उनका आप नाम भी नहीं लेते मंच पर मध्य प्रदेश में, या राजस्थान में चेहरा तक नहीं देखते, एकदम जिद करके बैठे कि चेहरा नहीं देखूंगा। तो ये एक चीज़ दिख रही है। इस पृष्ठभूमि में जब नए नाम फ्लोट्स किए जा रहे हैं और मंत्री वहाँ जा रहे हैं, सांसद वहाँ जा रहे हैं, तब भी ये बात है सब तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो वो रिपल थ्योरी जो भट्ट जी ने कहा वो बहुत सही है, ये पार्टियों की रहती है, हो सकती है, होगी, कि कद्दावर नेताओं को जो उन सीटों पर लड़ाया जाए जहां पर कि उसका इम्पैक्ट आसपास की सीटों पर भी पड़े। तो ये रिपल थ्योरी लगती है कि हो सकती है। फिर भी पहले की सियासत में डिफरेंट तरीके से होता था कि वैसी जगहों पर कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा फिल्म स्टार, इस तरह के लोगों को आजमाया जाता था और कमज़ोर सीट पर बढ़त ली जाती थी। ये पुरानी राजनीति हुआ करती थी, लेकिन अब ये राजनीति बीजेपी ने बदली है, ये भी हम मान सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा अगर हम देखें तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री तो जिनको मतलब नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे या संघ जिनको चाहेगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, मोटे तौर पर ये लगता है। तो इसमें हम कुछ एलिमिनेशन राउंड लगा सकते हैं कि कौन नहीं बन सकता है। तो उसमें अब जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी के साथ जो कुछ हुआ है, भाई उनको, वो अपने बेटे को लड़ाना चाहते, उनको नहीं मौका मिल रहा बेटे को, उनको कहा गया कि आपको विधानसभा लड़ना पड़ेगा। वो बड़े नेता समझते हैं खुद को चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं, लेकिन पार्टी का एक परसेप्शन है कि बंगाल तो आपने डुबा दिया, वहाँ पर उन पर बहुत तरह के आरोप लगे, तो शायद उनका एलिवेशन नहीं होगा, उनको एलिमिनेशन में आप रख लें। उसके बाद आप देखें ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनका अभी नाम आना बाकी है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उनको विधानसभा का टिकट मिलेगा। तो वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, इसका कोई हमें नहीं लगता, क्योंकि वो हेमंत बिस्वा जैसा शर्मा जैसा परफॉर्मर नहीं है कि कांग्रेस से आकर के उन्होंने पूरी नीति पूरा इम्पैक्ट बना दिया कि पूरा पूर्वोत्तर संभाल लिया। यहाँ तो चंबल संभाग भी उनके हाथ से छीन रहा है, तो उनको कोई लाभ मिलेगा ऐसा नहीं लगता, इसलिए उनका भी मुख्यमंत्री का नाम काट ही लीजिए। इसके बाद आप जो बाकी नामों में आप देखिए, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इनकी संभावना बनी रह सकती है, बड़े नेता हैं। उसके बाद किसान आंदोलन के समय जैसा उन्होंने चाहा सरकार ने वैसा किया, तो एक बड़े नेता है, उनको आप रख सकते हैं कि वो हो सकते हैं। इसके अलावा जिनका नाम नहीं है उसमें वो मिश्रा जी, क्या नाम है गृह मंत्री, मैं नाम बोल रहा हूँ, नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम मिश्रा जी प्रबल दावेदार हो सकते हैं, वो गिरिराज सिंह जी वाले श्रेणी में आते हैं, उनको जिनका लगातार बीजेपी एलिवेशन करती है। तो मुझे तो उनके चांसेस ज़्यादा इसलिए भी लगते हैं कि जातीय हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ओबीसी वर्ग और दूसरे वर्ग से प्रयोग कर चुकी है, तो अब एक सवर्ण वर्ग से एक प्रयोग करना उनको दिख सकता है, कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। तो नरोत्तम मिश्रा जी जैसे व्यक्ति को भी एलिवेट किया जा सकता है, मुझे ये लगता है। बाकी सब तो रिपल थ्योरी ही मुझे सही लगती है। रिपल थ्योरी है, लेकिन एक चीज बताइए मुझे गीता जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मंचों से जाकर लोगों से पूछ रहे हैं कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, और सबसे पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि जब चला जाऊंगा तो मुझे याद करोगे, कैसा भैया था उसे याद करोगे। क्या सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी के जरिए वापस लड़ाई में उस तरीके से आने की कोशिश कर रहे हैं जैसे पिछले चुनावों में थे? और अगर कर भी रहे हैं तो क्या इससे कुछ होगा, पार्टी आलाकमान पर कोई असर पड़ेगा? क्योंकि जिस तरह से अभी पिछले हाल फिलहाल के दिनों में उनके साथ हुआ है, उसको देखकर तो शायद लग नहीं रहा कि पार्टी के मन में भी ऐसा कुछ ख्याल है।
देखिए कोई भी मतलब इस तरह का जिसे कहते हैं ना कि आगे पहले से प्रेडिक्शन कर देना, ये थोड़ा कठिन है। लेकिन ये अगर आप उनको, शिवराज जी को अगर आप देखें तो उनका जो इतना लंबा समय रहा है उसमें उन्होंने जो मतलब जो बिजली सड़क पानी की बात जो 2003 में शुरू हुई थी, जिसको लेकर भाजपा ने एक तरह से मतलब वो कांग्रेस को हराकर बहुत अच्छे 42% से चुनाव जीता था। उसके बाद जब वो उन्होंने अपने समय बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से उनकी एक बड़ी अच्छी साख है और मतलब वहाँ मध्य प्रदेश में वो एक बड़े नेता हैं, आप उनको मतलब दरकिनार नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही साथ ये भी है, ये भी हमें देखना होगा कि आने वाले समय में किस प्रकार के जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे उनके हिसाब से कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी व्यक्ति को एक जगह बहुत लंबे समय रखकर किसी और जगह उनकी जो उनकी मेधा है, उनका जो एक तरह से पॉलिटिकल टैलेंट है, उसको आप कहीं और उसका सदुपयोग कर सकते हैं और जो बाकी और जो नए लोग आ रहे हैं उनको एक अवसर दे सकते हैं। तो इस तरह के कई प्रयोग राजनीतिक दल करते रहते हैं। तो कुछ संभावना तो किसी भी चीज़ की हो सकती है राजनीति में। लेकिन और दूसरी बात यह है कि शिवराज जी का अगर आप देखें तो महिलाओं के बीच में उनका एक बड़ा अच्छा उनके लिए उनकी भावना है वहाँ लोगों की, खास करके महिलाओं, क्योंकि बहुत सारी उन्होंने ऐसी जन कल्याणकारी नीतियों को वो लाए। और पूर्व में जैसे उन्होंने लाडली बहन लाए थे जिसमें कि 21 वर्ष की आयु में, और जो अच्छी बात जो मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि उसमें एक जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसकी जिस भी कन्या को मिलेगा उसकी शादी नहीं होनी चाहिए 21 वर्ष तक। तो मतलब एक ही मतलब उस नीति के द्वारा उन्होंने समाज में बाल विवाह को भी रोकने का बहुत अच्छा एक ये प्रयोग रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें गिना जा सकता है। तो आने वाला ये तो समय ही बताएगा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में जब जो भी पार्टी जीतेगी और कौन उसमें मुख्यमंत्री बनेगा। कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया का जिक्र किया था, उनका जो एक धड़ा है वो जिस वक्त वो बीजेपी में शामिल हुए तब से कयास लगने शुरू हुए थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, तब भी गेम पलट गया। अब चुनाव का टाइम है, क्या मध्य प्रदेश में उनके साथ राजस पायलट वाली जैसी स्थिति होने वाली है? क्योंकि चाहते तो वो भी थे जिस तरीके से उन्होंने पार्टी तोड़ी थी, और ये बात गाहे बगाहे हम सब कुछ जानते हैं कि राजनीति में इतने बड़े फैसले क्यों लिए जाते हैं। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और हाल फिलहाल में उन्होंने गांधी परिवार के खिलाफ में बोलने की प्रैक्टिस शुरू की है और कायदे से बोल भी नहीं पा रहे हैं। इतनी लंबी भक्ति रही है, इस परिवार के साथ जुड़ाव रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, तो कायदे से गांधी परिवार के खिलाफ बोल भी नहीं पा रहे हैं। और जो एक्सपेक्टेशन बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया से है, वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाती तो ज़रूर उनको कंसीडर किया जाता और उनका कद कोई आज का तो बना हुआ नहीं है, उस कद को स्ट्रांग होने की बात है। ये जन समर्थन मिला रहे तो वो कद राजनीति में प्रयोग के लायक है। लेकिन जन समर्थन ही अगर निकल जाएगा, अगर ग्वालियर चंबल संभाग में जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं 36 में 30 सीटें कांग्रेस जीत रही है, तो इसका मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रभाव नहीं है। अगर सर्वे हम नहीं मानते कि अक्षरशः सही है, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर अगर ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में ज्योतिरादित्य सिंधिया का एलिवेशन कैसे होगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सियासत मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को देख करके नहीं है। गौर कीजिएगा, उनकी सियासत दिग्विजय सिंह के बेटे को देख करके है, जो फ्यूचर में कांग्रेस का चेहरा होने वाले हैं। तो दिग्विजय सिंह यानी राजपूत, उनके मुकाबले ज्योतिरादित्य सिंधिया हो सकते थे कि उनको खड़ा किया जाता, एक ही पार्टी से थे, घराना भी राइवलरी का है, इस्तेमाल हो सकता था। लेकिन चूंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तब उनको किसी दूसरे सवर्ण जाति के बड़े नेताओं पर दांव लगाना होगा। इसीलिए मैंने नरोत्तम मिश्रा जी का नाम बहुत प्रमुखता से लिया, क्योंकि जाति भी डिफरेंट होगी, सवर्ण भी होंगी और आने वाले समय में ये पॉलिटिक्स जो है इसी लेवल पर होगी, क्योंकि बीजेपी के पास तो ओबीसी और दूसरे वर्ग तो हैं ही हैं। तो अब जब कांग्रेस सवर्ण को लाएगी कमलनाथ जी के बाद में, तो वहां तक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अभी राजनीति चल रही है बीजेपी, और उसकी नीति को हम यहीं इस रूप में देखते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा का सवाल, आपने इतनी सारी बहस केवल 20 जेपी सेंट्रिक करा ली, लेकिन सवाल यह है कि देखिए अभी कांग्रेस में तो सब कुछ पता है, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से बयानबाजी शुरू हो गई कैलाश विजयवर्गीय का, फिर ये क्यों
कहना है कि मैं विधायक बनने नहीं आया, मैं कुछ बड़ा करने के लिए आया हूँ? ये संदेश देने की क्या कोशिश कर रहे हैं? टिकट आया था तब ऐसे मायूस नजर आए जैसे पांव तले से जमीन सरक गई, और उसके बाद उन्होंने अपने पूरी जो एक तरीके से स्ट्रैटेजी बदल दी। अभी से ही शायद दबाव डालना आलाकमान के ऊपर। देखिए वो रिपल थ्योरी के अकॉर्डिंग काम करने के निर्देश के मुताबिक है कि हम ऐसा बोलेंगे तो हर व्यक्ति अपने इलाके में ऐसा असर दे कि वही मुख्यमंत्री होने वाला है। तो इससे क्या है कि पार्टी एनर्जेटिक होगी, पार्टी को उसके परिणाम मिलेंगे, ये उस थ्योरी के हिसाब से है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी को भी पता है कि क्या होने वाला है। वो पहली प्रतिक्रिया में ही वो व्यक्त कर चुके हैं, हर कोई तो मुख्यमंत्री हो नहीं सकता, और जितने दावेदार हैं, जो रणनीति है, रणनीति ऐसी है कि कोई प्रेडिक्टेबल ना हो कि मुख्यमंत्री कौन हो। प्रेडिक्टेबल जहाँ हो जाए तो वैसे ही रणनीति फेल हो जाएगी। इसलिए रणनीति ही यही है कि प्रेडिक्टेबल नहीं हो। तो कैलाश जी विजयवर्गीय जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल थ्योरी का ही पाठ को गढ़ रहे हैं और मजबूत बना रहे हैं। ठीक है, प्रेडिक्टेबल ना हो ये थ्योरी है जिस तरीके से प्रेम सर कह रहे हैं। मैं ये समझना चाहूंगा, अगर स्थिति बनती है, हालात बनते हैं कि एक चेहरा तय करना होगा, तो वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल डिसीजन हम देख सकते हैं जिस तरीके से बाकी राज्यों में पहले हमने देखे हैं, या जो जिन बड़े नामों को, कम से कम 6 सांसदों को, कैलाश विजयवर्गीय को, इनको मैदान में उतारा गया, कुछ और उतारे जा सकते हैं, इनमें से ही किसी को पसंद किया जाएगा, इनमें से ही किसी को आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसको बढ़ाएंगे तो फिर वहाँ का जो एक कैलकुलेशन है उसको भी उसी हिसाब से सेट करना होगा। देखिए वहाँ ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि किस तरह से राजनीति में अब चीज़ें मतलब घंटों के हिसाब से बदल जाती हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जब इतने बड़े बड़े नेताओं को, जो कि जिनकी की बहुत अच्छी साख है वहाँ, वो जब मैदान में उतर रहे हैं, तो उससे, जैसे प्रेम जी ने कहा, उससे पार्टी को ज़रूर फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ आने वाले समय में देखिए वहाँ के जो क्षेत्रीय नेता हैं, वो भी कई नेता बहुत, जिसे कहते हैं कुछ तो केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन उसके अलावा जो क्षेत्रीय नेता हैं उनकी भी बड़ी अच्छी साख है। और आने वाले समय में भाई देखिए, आज से मतलब 1.5 दशक पहले जब शिवराज जी आए थे, तो उस समय भी वो किसी ने सोचा नहीं था जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय, लेकिन उनको और पहले के 2 जब उमा भारती जी बनी, गौड़ जी बने, तो उस समय कुछ समस्याएं रहीं और प्रशासनिक रूप से प्रदेश को चलाने में कुछ चुनौतियां आई। लेकिन जब ये आए तो उसके बाद एक जो जिसे कहते हैं कि एक नए रूप से वहाँ भाजपा ने शासन किया, और बड़ा अच्छा यही कारण है कि भाई इतने 3 बार वो मुख्यमंत्री रह सके। तो ऐसे भी कई और नए जिसे कहते हैं कि इस तरह के अवसर भी हो सकता है कि पार्टी देने का सोचे, ताकि एक आगे की जो से कहते हैं कि लीडरशिप तैयार हो। ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आगे की लीडरशिप तैयार करना ये भी कहीं ना कहीं रणनीति का एक हिस्सा है। लेकिन एक आखिरी सवाल सर, कैलाश विजयवर्गीय क्योंकि लगातार अपने बयानों से चर्चा में बने हुए हैं, अब उन्होंने कह दिया जिस बूथ पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा, तो उस बूथ पर हम 51,000 रुपये का इनाम देंगे। मतलब किस तरह की रणनीति, किस तरीके की कोशिश, क्या संदेश मानकर चलें? क्योंकि पहले लगा कैलाश जी शायद घबरा गए हैं चुनाव लड़ने से, अब वो अलग मोड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये वक्तव्य तो चुनाव आयोग के ओर से संज्ञान लेने वाला वक्तव्य है। ये अप्रिसिएबल वक्तव्य कहीं से नहीं है कि डेमोक्रेसी में कोई इस तरीके से इनाम की घोषणा करे, तो ये बात है। लेकिन फिर भी एक नई शैली में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का प्रयास उन्होंने किया। बिल्कुल नई शैली है, ऐसी शैली मैंने सुनी नहीं, देखी नहीं, जानी नहीं। तो गलत है, सही है, एक अपना पक्ष है, लेकिन उन्होंने एक प्रयास किया है कि अपने लोगों को उत्साह दिखाया जाए। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय इसी नेगेटिव कैरेक्टर के नेगेटिव तरीकों से अपनी पार्टी को, अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने वाले नेताओं में रहे हैं। वक्त ने साबित किया है। पश्चिम बंगाल में भी जिस तरीके से उन्होंने नारे लगवाए, उद्घोष करवाया, पार्टी को आक्रामकता दी, वो एप्रिसिएबल नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, उनको लगता है किसी तरीके से उनकी पार्टी बढ़ सकती है, तो वो उस तरीके पे चलते हैं। तो कैलाश विजयवर्गीय जब मैदान में जाएंगे, मैंने पहले भी कहा, कहता हूँ कि जब ये बड़े नेता मैदान में गए, चुनाव मैदान में, तो बीजेपी को नुकसान नहीं करेंगे, बीजेपी को फायदा ही पहुंचाएंगे। इंडिविजुअली उनके करियर का क्या होगा ये एक अलग क्वेश्चन है, उनके पॉलिटिकल करियर को क्या होगा ये एक अलग क्वेश्चन है। लेकिन बीजेपी ने अपनी रणनीति इनके माध्यम से उन सीटों पर अपनी पहुंच बढ़ाने के लिए की है, और निश्चित रूप से वहां पर अब कांग्रेस की जीती हुई सीटों पर कम से कम जो है एक कड़ा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा इस प्रयोग के बाद।
ठीक है, ये अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन देखिए हमारे दोनों मेहमान कम से कम एक नोट पर हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां बनेंगी तब हो सकता है कि कोई नया नाम भी देखने को मिले, हो सकता है इनमें से कोई नाम आए, लेकिन अभी जिस तरह की बयानबाजी चल रही है शायद कहीं ना कहीं वो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने से जोड़ने की है, अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की है। आगे किस तरीके की नेताओं की रणनीति में बदलाव होगा वो भी आपको बताएंगे। तारीखें आने के बाद क्या कुछ परिस्थितियां बनती हैं, उससे भी जुड़ा हर अपडेट लगातार amarujala.com पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन आप खबरों को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।